स्टार्टेड। आगे पीछे इसका भी कट। start कर दीजिए। ओके, डन हो गया वो। इसको लगा दो बहुत सारा। थोड़ा दूर ही रखना, राइट? दूर रखना है। नहीं, हाँ मतलब बहुत पास रखने से देख रहे थे घरघरा रहा था। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, इट्स योर चैनल सो यू कैन इंट्रोड्यूस। आई मीन शुरू में क्या बोलते हो आर बोल यू दो। कंफर्टेबल विद इंग्लिश और हिंदी? फाइन, दोनों। ओके, मैं तो हिंदी में बताऊँ, ठीक है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार गुप्ता और मेरे साथ जुड़े हैं शिव भैया, और इनसे हम लोग बात करेंगे। इनका एकेडमिक में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आपको आगे चल करके पता चलेगा कि इनका अदर स्टेट का, अपना स्टेट का और अदर कंट्री का भी इनका एक्सपीरियंस है। तो जानते हैं इसके बारे में, और हम लोग एकेडमिक पर कुछ डिस्कस करेंगे। खास करके हम लोग रेफरेंस में बिहार का एकेडमिया को कंपेयर करेंगे अदर स्टेट से। तो सबसे पहले भैया से पूछते हैं, भैया अपने बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। चलिए, थैंक्स राहुल इनवाइट करने के लिए। और मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आपके चैनल पे आऊं, बट टाइम कंस्ट्रेंट के कारण हो नहीं पा रहा था। बट फाइनली आज हम लोग यहाँ पे हैं। बट मैं बिना इधर उधर के बात किए हुए सीधे मेन मुद्दे पे आता हूँ। तो मेरा पूरा नाम शिव शंकर है और मैं बिहार के गया का रहने वाला हूँ। और हमारा बेसिक एजुकेशन मीन्स 12th तक मैंने गया से, उसके बाद 10th तक गया से और 11-12 पटना से। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे डॉक्टरेट कर रहा हूँ IIT मद्रास में। तो बाकी के स्टडीज हमारा बिहार से बाहर हुआ। 1 साल मैं नॉर्वे में भी था, 4-5 साल 6 साल मैं छत्तीसगढ़ में रहा हूँ। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मैं बहुत करीब से देखा हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है या जो हम लोग जिस तरीके चीज़ें पढ़ते हैं और बाहर में कैसे है। तो मुझे लगता है उसके कंपैरिजन कर सकते हैं। मे बी कुछ चीज़ें हमारा अच्छा है, कुछ इन लोगों का अच्छा है। तो मैं मानता हूँ कि मैं एक पोटेंशियल कैंडिडेट हूँ कि जो कंपेयर करके बता सकता हूँ कि बाहर में क्या चीज़ें अच्छा है। तो कौन सा पैरामीटर सबसे पहले हम लोग उठाएं? तो जैसा कि भैया बताया कि भैया का एक्सपीरियंस जो है वो नॉर्वे का भी एक्सपीरियंस है, छत्तीसगढ़ का एक्सपीरियंस है, बिहार का एक्सपीरियंस है, और अभी तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु का भी एक्सपीरियंस है। तो हम भैया से पहले ये जानना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि प्राइमरी एजुकेशन में आपको कहाँ पर लैगिंग देखने को मिला था हमारे बिहार में, और अदर स्टेट में वो प्राइमरी एजुकेशन में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम सॉल्व है या थोड़ा कम है वो प्रॉब्लम? प्राइमरी एजुकेशन की मैं बात करूं तो मैं छत्तीसगढ़ को बहुत करीब से देखा। मैं वहाँ पे लगभग 6-7 साल पढ़ाया भी हूँ। 11th-12th के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता था। बट वहाँ के स्कूल में मैं विजिट करता था तो मुझे समझ में आता था कि हमारे यहाँ क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है। जैसे मैं खुद बिहार से हूँ और मेरा पूरा पढ़ाई जो है सरकारी स्कूल से हुआ। तो अपने यहाँ एक चीज़ ये है कि हम लोग थोड़ा सा चलता है एटीट्यूड अपनाते हैं। दैट मीन्स स्पेशली मैं सरकारी गवर्नमेंट स्कूल का मैं बात कर रहा हूँ। बाकी प्राइवेट स्कूल में तो ऑब्वियसली आप अच्छे जगह जाएंगे तो फैसिलिटीज अलग होगा। और मुझे उसका कुछ डिटेल ज़्यादा अनुभव है नहीं। तो मैं सरकारी स्कूल के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि हमारे गांव में जो है पूरे बड़े से 1 to 6 तक क्लासेज होते थे, उसमें सिर्फ एक ही टीचर आता था, उसको हम लोग मास्टर साहब बोलते थे। और सबको एक ही में बैठा दिया जाता था और उसके बाद हमें पता ही नहीं चलता था किसको क्या पढ़ना। ये चीजें मैंने बाहर में नहीं देखा। स्पेशली फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ में मैंने क्या देखा, उनके यहाँ बिल्डिंग का जैसे हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सेम प्रॉब्लम उनके पास भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा नहीं है। बट उन लोगों ने क्या कर रखा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लोग ना 2 शिफ्ट में बांट रखा था, सुबह में छोटे बच्चे को और 2 बजे के बाद बड़े बच्चे को। तो मुझे लगा यार ये तो अच्छा आइडिया है। हमारे यहाँ तो सबको साथ में ही बैठाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हमारे यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था और टीचर भी नहीं थे। उनके यहाँ टीचर बहुत थे। मैंने देखा कि सारे टीचर, मैं गया सरकारी स्कूल में, मुझे लगा ये सरकारी स्कूल तो ऐसा कैसे हो सकता है। एवरीथिंग, टॉयलेट भी बहुत अच्छा, एकदम साफ सफाई, प्रॉपर ड्रेस में बच्चे सुबह उठ के आ रहे हैं। मैं सोचा यार ये तो मतलब प्राइवेट स्कूल इतना स्टैंडर्ड नहीं था बट उससे थोड़ा ही कम था। जैसा कि मुझे सरप्राइज लगा। मैं भैया से जानना चाहूंगा कि ये जो बात आपने बताया कि 1 to 6 में, ये मैंने भी देखा है, लेकिन हमारा गांव का जो कंडीशन था वो अदर गांव से बेहतरीन था।
क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एडवांस गांव में आते हैं। तो ये बताइए कि किस ईयर का बात कर रहे हैं आप, कौन सा हाँ, ईयर? ये थोड़ा सा बहुत पहले है। मैं 2001 2002 का मैं बात कर हाँ, रहा हूँ, मैं बहुत पहले। मैं बाकी लोग को अपना इतिहास बता दूं बिहार एजुकेशन का, कि 2003 के बाद ये इनिशिएटिव स्टार्ट होना शुरू हुआ। आपका अटल और बिहारी जो वाजपेयी थे उस समय, जो हाँ सर्व शिक्षा अभियान लाए थे। तो हाँ उनके बाद ये स्टार्ट हुआ टीचर और क्लासरूम का रेकी करना, और जाकर के 2004 में या 4 से 5 में बिहार में 3 लाख टीचर का बहाली हुआ था, और एक और जो लाख क्लासरूम 1500 बनाए में गए। जो आते थे शिक्षा मित्र। हाँ, हाँ शिक्षा मित्र हाँ 2500 में। हाँ हाँ, जो वैसा ही कुछ था। हाँ, तो उस समय 2003 के पहले, 2004 के पहले हमारा कंडीशन ऐसा ही था, जैसा कि भैया ने बताया, कि क्लास 1 से लेकर के 6 तक, इवन की कहीं कहीं पर आप देखिएगा तो पूरा स्कूलिंग में, चाहे 1 से लेकर के 8 तक में, एक टीचर 2 टीचर ही पूरे स्कूल को संभाल रहे हैं, और उनको एक्स्ट्रा वर्क भी दे दिया जाता है, सर्वे करना, ये करना, वो करना। तो ये था कंडीशन। लेकिन अभी हम इस पर थोड़ा आपको कमेंट करके बताते हैं कि अभी ऐसा कंडीशन नहीं है। कहीं कहीं होगा रेयर में, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल्स कॉलेजेस हैं जहां पर टीचर का भी व्यवस्था कर दिया गया है, और प्रॉपर बिल्डिंग भी बना दिए गए हैं। तो बिल्डिंग तो ये है। बहुत बने हैं, अभी तो बहुत बिल्डिंग बने हैं। बट एक चीज से मैं अभी भी डिसएग्री हूँ। जो नए टीचर जो आए हैं, मुझे लगता है कि उनमें ना क्वालिटी है, बट किसी तरीके से उनके अंदर एक मोटिवेशन नहीं है कि हमें पढ़ाना ही है। मैं उनका टैलेंट पे क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली क्वालिफाई होके आए हैं, टैलेंट तो है, बट उनके अंदर एक मोटिवेशन नहीं है कि हमें क्यों सुबह उठ के स्कूल जाना है, क्यों पढ़ाना है। वो चीजें उसमें नहीं आता। तो वो क्या करते हैं, स्कूल में आते भी हैं क्योंकि नहीं आएंगे तो पैसे नहीं मिलेगा, बहुत सारे चैलेंज आए। आते भी हैं, कुर्सी पे बैठे रहेंगे, और जैसे हम आप बात कर रहे हैं वैसे ही बात करेंगे कि विधायक विधायक जी क्या कर रहे हैं, तो सांसद महोदय क्या कर रहे हैं। पॉलिटिकल बातें ज्यादा वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। वो चीजें मुझे थोड़ा, स्पेशली मैं अपने, जो अभी हमारा गांव है, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं, तो वहाँ पे लगभग 3-4 टीचर हैं। तो मुझे जो फीडबैक मिलता है उसमें यही मिलता है कि वो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ाता। वो उस समय 6 तक था, अभी 10 तक हो गया। उस समय शायद 5 तक था, अभी 10 तक, शायद 12th भी हो गया। और शिक्षक थोड़ा बढ़े हैं, लेकिन पढ़ाई लगभग वहीं पे है, ज्यादा नहीं हुआ है इम्प्रूवमेंट। इसका सबसे बड़ा अगर कारण बताएं हम, देखिए, हम किसी भी सरकार को या एजुकेशन सिस्टम को डिफेंड नहीं कर रहे, बस हम ये बता रहे हैं कि ये किस तरह से चलते आ रहा है। मेरा, क्योंकि मेरा जो एमएपी हो गया, आगे चल करके हमें पीएचडी करना है, तो मेरा रिसर्च का टॉपिक है ये। तो हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े हैं बिहार एजुकेशन पर, और बहुत सारा मैंने चीज़ों को कलेक्ट करके रखा हुआ है अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो उसमें मेरे को जितना भी डेटा बता रहे हैं आपको, वो सारा रिसर्च पेपर का डेटा है। ओके। तो यहाँ पर जैसा भैया भैया ने बताया कि लोगों में जो है ना, वो ये खुद से जो है ना, उनका इंटरेस्ट नहीं है कि वो पढ़ाने आए, और बस आते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो ऐसा वो लोग करते जरूर है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा एक स्टेप, जिसका हमने नाम दिया है कैरियर अवेयरनेस, पेरेंटल अवेयरनेस और टीचर अवेयरनेस। ये सब चीज का एक अवेयरनेस डालना पड़ेगा, कि उनको मोटिवेशन के लिए एक प्रोग्राम चलाए, प्रोग्राम में चलाने के बाद लगातार उनको अपने से इंगेज रखे हर प्रकार के। जैसे कि जैसे शाम को जाए गवर्नमेंट से टीचर होने का, कि आप आज आपका दिन समाप्त हुआ, बहुत बहुत बधाई आपको। तो उनको गवर्नमेंट से डायरेक्ट कनेक्ट रखा जाए। मेरा एक नया आइडिया है कि गवर्नमेंट जो है ना, टीचर्स को हमेशा उसको ऊपर अपना हाथ बना के रखेगा ना, तो वो लोग को मोटिवेशन बना रहेगा। ऐसे वो लोग इंडिपेंडेंट छुट्टा सांड की तरह भाग रहा है, जो जहां मन का किया, जो जो मन किया वो कर रहा है। तो ये वाला प्रॉब्लम है। इसके लिए गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना पड़ेगा, एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और उस प्रोग्राम में उनका मोटिवेशन और उनको इंगेज करके रखना पड़ेगा कि आप हमारे सिस्टम से बाध्य हो, मतलब बंधे हुए हो, आपको काम करना पड़ेगा। तो ये भी पर्सनल शायद एथिक्स में जाता है। शायद दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ हद तक किया है, क्योंकि वीडियो वीडियो में तो मैंने देखा है। ग्राउंड रियलिटी तो मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक उन्होंने क्लेम किया है उसके हिसाब से वो अपने टीचर्स को आईआईएम वगैरह में जाके ट्रेनिंग दिलवाते हैं, इंडिया से बाहर भी दिलवाते हाँ, हैं। जैसा कि दिल्ली एजुकेशन सिस्टम जो है वो न्यूज में रहता है, तो वो आईएएम और रसिया भी ले गए थे अपने टीचर्स को, तो वो सब न्यूज आते रहता है। अब वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या रियलिटी है वो पता नहीं, बट ये सब आते हाँ, मैं रहता दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहूंगा, थोड़ा सा टॉपिक डेविएट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बिहार के बारे में बता दूं कि आज से 2 महीना पहले बिहार का एक सॉरी बिहार का एक टीम आया था महिला टीचर्स का, जो तमिलनाडु में आकर के
टीचिंग सीख करके यहाँ से गया है। बस ये न्यूज एक पेपर के छोटा सा लाइन में आता है, लेकिन इनिशिएटिव लिया जा रहा है, लेकिन एक ब्रॉड लेवल पे इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है और लिया जाएगा धीरे धीरे, वो चीजें चलती रहेगी। आप हमें एक सिस्टम वाइज में कोई अगर आपको ये तो हमारा क्या बोलते हैं रिसोर्सेज का लैग बोल सकते हैं कि हमारे पास बिल्डिंग का कमी है, हमारे पास रिसोर्सेज का कमी है, जिसकी वजह से हमारे ये सब चीज प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे लगता है ये चीजें अब है नहीं, अब था हो गया कि अभी बहुत बिल्डिंग बन गया। हाँ मतलब ये बता रहा हूँ मैं कि पहले का ये कंडीशन था। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ बिल्डिंग बहुत बड़े बनाए हैं, टॉयलेट भी है, सब कुछ है, लेकिन शिक्षक बहाली भी सॉरी अभी ये लोग बहाली भी किए हैं, लेकिन उनके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है पढ़ाने का, तो फिर वो क्या करे। अच्छा, जनता को भी समझ में आ गया, ये लोग भी बहुत होशियार है, उनको भी पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, उनका ट्रस्ट ही बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। उनको लगता है कि सरकारी स्कूल में जाओगे बस खिचड़ी मिलेगा, कुछ कुछ मिलेगा, तो एकदम बिल्कुल अवेयर नहीं है ना, वो लोग वहां पे भेज रहे हैं। जो थोड़ा सा भी अवेयर है शिक्षा को लेकर के, वो बिल्कुल सरकारी स्कूल में नहीं भेजते, प्राइवेट स्कूल में भेजते। चलिए इसका थोड़ा सा वीडियो का डायरेक्शन बहुत चेंज हो जा रहा है, लेकिन ये वाला ट्रैप पर हम बात करना चाहेंगे कि जो जरा सा भी अवेयर हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। बात भैया ने सही कहा, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भेजना एक सॉल्यूशन है, ये बात भी सही नहीं है। जैसे कि मैंने कि पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि क्या करते हैं लोग अभी के समय में। देखिए ग्रामीण इलाका में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि ग्रामीण इलाका में गवर्नमेंट स्कूल का इमेज वैसा ही है। एक बंदा बाहर निकला, वो बोला कि गवर्नमेंट स्कूल पानी लिए थोड़ा सा हम काट देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है हम कट कर लेते हैं। जैसे कि ग्रामीण इलाका में ये प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा कि कोई बंदा बाहर निकला, वो पढ़ा, अब पढ़ने के बाद वो डिसाइड किया कि बता दिया कि भाई हमारे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होते। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल से हम लोग डर चुके हैं। तो जो बच्चा मतलब जिसका आमदनी बिल्कुल कम है, वैसे फैमिली जिनका आमदनी बहुत कम है, मतलब कि वो एक दिहाड़ी मजदूर है, लेकिन उनके दिमाग में एक इमेज है कि मेरा बच्चा पढ़े, तो वो क्या करते हैं, वो निकलते हैं बाहर और अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का जितना हो सकता है उतना प्रयास करते हैं। अब ग्रामीण इलाका में एक और चीज देखे होंगे कि 5वीं तक 6ठी तक बच्चा प्राइवेट में पढ़ा, 7वीं के बाद सरकारी में अब आ गया। ये चीज आपको बहुत यूजुअली देखने को मिल जाएगा कि बंदा दूसरा क्लास तक प्राइवेट में पढ़ा, फिर सरकारी में 5वां तक पढ़ा, फिर सरकारी में, कोई 8वीं तक पढ़ा, फिर सरकारी में, कोई 10वीं तक पढ़ा, फिर सरकारी में। ऐसा इसलिए होता है कि उसके फैमिली जो है, बच्चा भले ना समझे, बच्चा तो अभी हीरोगिरी में घूम रहा है, वो तो उस पर बात में आते हैं, लेकिन उसके फैमिली बहुत हद तक प्रयास करते हैं कि अपने बच्चा को बढ़िया एजुकेशन दें, तो वो सरकारी स्कूल में ना एडमिशन दे करके प्राइवेट स्कूल में दिलाते हैं। लेकिन जो कंडीशन है वो कंडीशन है, वो तो उनका नेचुरल है, तो वो फिर बाद में जाकर के जूता, कपड़ा, किताब हर साल चेंज होता है। ये जितने भी तरीका बनाए गए हैं पैसा कमाने का, तो इसमें प्रोडक्टिविटी लोग दिखाते हैं, ये चीज में फंस करके वो दम तोड़ देता है। फिर आप देखिएगा 5वीं क्लास में बच्चा जा रहा है, एक ही फटा जूता पहन करके जा रहा है, 6ठी क्लास में जा रहा है तो 3 महीना का उसका फी बाकी है, वो जा रहा है, 7वीं क्लास में फटा हुआ कपड़ा पहन के जा रहा है, 8वीं में जाते जाते बेचारा वो खुद उसके इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। बच्चा जो है, बच्चा तो समझ नहीं रहा है घर का कंडीशन, फैमिली प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो बाकी लोग को देख रहा है बढ़िया कपड़ा, खुद बढ़िया कपड़ा ना पहन के आने के कारण अपने बाबूजी को ठहराता है, अपने फैमिली को ठहराता है, और वो अपने फैमिली का दुश्मन बन जाता है साइकोलॉजिकली, खास करके एक टाइम कुछ समय में। और उसके बाद वो मजबूरन में फिर सरकारी स्कूल में अपने आप को स्विच कर लेता है, और उससे होता यह है कि 8वीं तक जो है फैमिली का पैसा भी गया। हम बताएं पैसा कैसे गया। उसके बाद बच्चा का टाइम गया, तीसरे बाद बच्चा से फैमिली हाथ धो दिया, क्योंकि उसके नजर में वो जीरो बन गए। और तीसरा भाई बच्चा जब सरकारी स्कूल में आता है अपने पूरे फैमिली को लूजर समझता है, कोई बात नहीं मानना है। ये एक पैटर्न है जो आप हमेशा गांव के एजुकेशन सिस्टम में देखने को आपको मिलेगा। अब पैसा कैसे बर्बाद होता है, तो हम डीपीएस में नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को, तो हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं नजदीक में जो सरकारी प्राइवेट स्कूल बनाता है। वो प्राइवेट स्कूल कौन बनाता है, एक थोड़ा सा पैसा जिसके पास हो जाता है, गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन ले लिया और लेकर के एक बिल्डिंग बना करके उसमें बैनर टांग दिया, बैनर टांग करके सीबीएसई बोर्ड एफिलिएटेड बाई दिल्ली कुछ भी डाल देता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं, कितना फी जा रहे हैं, बड़ा बड़ा चैन ऑफ बिजनेसेस जो चलते हैं, चैन ऑफ स्कूल चलते हैं, उन लोग का फी देखते हैं कि क्लास 3 में लगता है 1500 रुपया, यहाँ ले रहा है 500 रुपया। तो हम लोग प्राइवेट के नाम पर स्टेटस बनाने के लिए उसमें डाल देते हैं,
वैसे स्कूल हमारे हम आप अपने आसपास में खास करके बिहार के ग्रामीण इलाका में ढूंढिएगा, वैसे प्राइवेट स्कूल 50% से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स का अपना ग्राउंड नहीं है। आप एफिलिएशन भी नहीं ले रखा बहुत लोग। और वो खेलने के लिए हमारा जिसमें भाई पढ़ता है उसका बता रहे हैं ना, खेलने के लिए कुछ नहीं है उस स्कूल में। अभी होगा नहीं बता सकते, लेकिन जिस समय थे हम वहां पर कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी उसमें बच्चे भर भर के जाते हैं। अब स्कूल क्या बोलता है, हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। सर्वांगीण मतलब इसको मतलब एक सब टर्म में बोलते हैं 360 डेवलपमेंट करवाते हैं। जहां पर तुम केवल सामने देखने वाला एक ट्यूशन चला रहे हो स्कूल के टाइम पर, और ये ऐसा बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ का जो प्राइवेट स्कूल है, जैसा कि आपने बताया कि जो फैमिली अवेयर होते हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। प्राइवेट स्कूल में भेज करके भी वो कितना सेफ है इस बात का से वो अनजान है। तो अगर किन्हीं के पास अगर होगा इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा। पहले भैया के बारे में, भैया से नहीं, ये जो आप बोले ना कि 6, 7, 8 तक जाते जाते दम तोड़ देता है, अभी मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ। मैं जब क्लास 1 में था, 2 में था, तो हमारे पिताजी किसान हैं, तो वो बकायदा सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दिए थे, लेकिन आसपास के प्राइवेट स्कूल में मुझे भेजते थे। बाद में मुझे वहां से, उस समय मैं बहुत छोटा था, लेकिन अब समझ में आता है कि क्या होता था। स्कूल में बकायदा हमें पीटा जाता था कि तुम फी क्यों नहीं लाए, डंडा से मारा जाता था, फी क्यों नहीं लाए। उस समय फी बहुत कम था, 60 रुपया महीना, 2001 या 2 की बात तो उस समय 60 का वैल्यू अभी बहुत था। तो 60 रुपीज पर मंथ था, नहीं दे पाते थे। उनका धान नहीं बिका, कभी धान नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, तो उनके पास गए, रोते हुए उनके पास गए, तो वो बोलते थे नहीं है पैसा। ऐसे करके 2 साल 3 साल वो खींचे। उसके बाद हमें लगता है 3 या 4th के बाद वो भेजना ही बंद कर दिया, और जूता वो सब तो रहता ही नहीं था, चप्पल पहन के जाना होता था। और उस समय ये चीजें नहीं था कि स्कूल वाले उतना उस लेवल पे क्राइम कर रहे थे जैसे अभी कर रहे हैं। था, लेकिन कम था, सिर्फ पढ़ाने का पैसा। बाद में 3rd के बाद मैं मतलब प्राइवेट स्कूल तो भूल ही गया, कभी गया ही नहीं। सरकारी स्कूल में जाते थे, कुछ पढ़ाते थे, कुछ नहीं पढ़ाते थे, ऐसे वापस आ गए। तो अब मुझे समझ में आया कि वो चीजें तो हमारे साथ भी हुआ। तो मेरे साथ तो नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं बचपन से कभी प्राइवेट स्कूल में पैर तक नहीं रखा। तो इसका एक नुकसान मेरे को ये मिलता है कि मेरा इंग्लिश इतना कमजोर है कि मैं बता रहा हूँ कि मैं जब जेई का प्रिपरेशन कर रहा था, मैं फुली हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। जेई के प्रिपरेशन में आया तो एक टीचर है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, बहुत फेमस है और बहुत हरामी है। सॉरी ये टर्म यूज करना पड़ा। कहाँ है? पटना में? पटना में। अरे नाम ले लेते हैं, आनंद कुमार। अच्छा। सुपर 30 वाले, कभी बताएंगे उनके बारे में। सही है। तो हुआ ये था कि सर जैसे क्लास पर बोर्ड पर लिखे लेट एक्स, अब मेरे को लेट के बारे में नहीं पता था कि लेट मतलब मानना होता है। हम लोग माना की संख्या एक्स बोलते थे हमेशा। सर बोले लेट, मेरे को समझ में नहीं आया। तो बताइए, इस लेवल का मेरा इंग्लिश था। आगे चल करके जेई में मेरा मैथ तो सही था, कुछ हद तक फिजिक्स का कैलकुलेशन था, सही था। जितना भी पढ़ने वाले चीज थे, रीडिंग डालने वाले चीज थे, मेरे कभी सही हुए ही नहीं। मेरा केमिस्ट्री सही हुआ ही नहीं कभी। तो इस प्रकार से एक समय का अपने जिला का एक मतलब टॉपर में आते थे, और फिर आ करके ऐसे गुम हो गए कि लगा कि कभी थे ही नहीं हम। तो ये हमारे साथ हुआ है कि फुल्ली हिंदी बैकग्राउंड का मेरे को एक नुकसान मिला है। मैं लास्ट वीडियो में भी, शॉर्ट्स में भी बात कर चुका हूँ कि हमारा इंग्लिश क्यों कमजोर है। क्योंकि मेरा हमारे यहाँ बिहार में, बिहार बोर्ड के जो इंग्लिश का एग्जाम होता है वो 10th के मार्क्स में जुड़ता ना, कंपलसरी ऑप्शनल होता है। तो हम लोग हिंदी पढ़ते, इंग्लिश पढ़ते ही नहीं। कोई भी यहाँ पर भी अगर हमारा सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट को ऑप्शनल रख दे, उसका नंबर ना जोड़े, उस सब्जेक्ट को हम लोग ध्यान ना दे, देखे ना उलट के। ऑडिट करने का वही तो। हाँ, ऑडिट करने में जाकर के बैठते हैं। अब पीएचडी वाले अगर हैं थोड़ा सा सीरियस तो वो लोग उसको गेन करते हैं। हम लोग तो ऑडिट करते हैं चेक करने के लिए कौन सा प्रोफेसर सही है, कौन सा कोर्स हम लोग को ड्रॉप करना है। मोटा मोटी वही। तो ये हमारा सीन था, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया, भैया के साथ हुआ है। तो ये आनंद सर वाला चीजें जो है आप जो बताए, तो एक्चुअली मैं भी उसका पार्ट हूँ। अच्छा। हाँ, रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का। हाँ, मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं था एक्चुअली। मैं 2008 में गया था पटना, और 8 to 10 हमारा सेशन था। तो सबसे पहले वहाँ पे एक क्लासेस खुला था, जेई क्लासेस, दैट वाज वेल नोन इन 2008, पहली बार खुला था। और मैं अपने स्कूल टॉपर था, तो मेरे अंदर एक ईगो बोलो या जो भी बोलो था, तो भाई बड़े हैं। हाँ, उन्होंने डिस्काउंट दे रखा था 50% स्कूल टॉपर का, तो मैं एडमिशन ले लिया उनके यहाँ। और इंग्लिश वैसा ही था जैसा आपका, मतलब है नहीं था। देन
किसी तरीके से शुरू किया। 6 महीने तो पता ही नहीं चला, ऊपर से निकलता था चीजें आके क्लास में, कुछ भी बोल के चल जाता था। लेकिन मेरे अंदर एक चीज ये अच्छा था कि कुछ भी बोल के जाने से पहले मैं पकड़ लेता था। सीधे क्लास खत्म होता था, उसके बाद एक डॉट चैम्बर होता था, वहां पे जाके वो वहां भीड़ ज्यादा नहीं होता था। एक क्लास में हम लोग 40-50 लोग होते थे, जेई क्लास में, तो बाकी लोग भाग जाता था। हम जाके जो टीचर था उनको पकड़ लिया और एकदम बकायदा मघी में, आई सर ये कैसे हो गया सर। अब हम तो अपना, क्योंकि हम वही जानते थे, लेकिन हमारे जो आसपास के लोग थे उसको लगता है यार ये क्या बोलता है, आई सर बोलता है, लेकिन हमारा तो भाषा ही था। तो एक दो लोग डायरेक्ट नहीं, 2-4 दिन बाद बोला यार तू ऐसे कैसे बोलता है आई सर। बोले इसमें क्या दिक्कत है आई सर, हम यही जानते हैं। तो इस तरह डॉट चैम्बर में पकड़ के जब तक सारे हमारे डॉट खत्म नहीं होते थे, चाहे वो इंग्लिश वाला हो, चाहे कैलकुलेशन वाला हो, चाहे जो भी हो, तब तक हम उनको जाने नहीं। कभी कभी 1-1 1.5 घंटा डिस्कशन चलते रहता था, वो एक एक चीज बताते थे। आनंद तो कुमार। नहीं नहीं, उनके पास नहीं, जेई क्लासेज में था, कोई दूसरे फैकल्टी थे। आनंद सर के आनंद सर के पास मैं बाद में गया था। सुपर 30 का एग्जाम लिखा था तो टॉप 30 में आया था। 30 में नहीं आया था, टॉप 50 में आया था। तो 30 लोगों को खाना रहना वो देते थे, बाकी लोगों को बोले थे तुम लोग आना पढ़ना जाना, रिजल्ट होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हम लोग टॉप 50 में थे। अच्छा, उसका कभी एक्सपीरियंस क्या रहा है? वो बहुत अच्छा नहीं रहा, और जो मीडिया के सामने रहता है, ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मीडिया के सामने आता है और जो उनका खुद का है, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं बता देता हूँ कि 10वीं के बाद क्या हुआ मेरे साथ कि 10वीं में पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद जैसे पटना में, मेरे को पता नहीं था जेई क्या होता है। मैं टू बी फ्रैंक, मैं अपना कभी नहीं ये लेता कि मेरे को बहुत सारा नॉलेज था। तो मेरे को हायर स्टडी करने का बस शौक था। बड़े बड़े जो लोग को पढ़े थे ना जीवनी में, तो वो लोग हायर स्टडी के बारे में सुने थे, ये यूनिवर्सिटी से वो यूनिवर्सिटी से। तो हमारे दिमाग में बड़ा बड़ा सिटी का मतलब पटना ही था। तो मैं पटना गया हायर स्टडी कर लिया के लिए। तो वहाँ पर सारे कोचिंग पढ़ा रहे थे 10वां के बाद जेई 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 जेई। मेडिकल की तरफ तो कभी मेरा इंटरेस्ट रहा ही नहीं। तो हुआ उसमें ये कि मैं एक एक्स नाम का कोचिंग है जिसका एंट्रेंस दिया था। 50% स्कॉलरशिप देने के बाद भी 2015 में वो मेरे को बोला था 89,000, 89,000 रुपीज। तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा था। मेरे पापा बोले कि 70,000 तक अगर करता है तो करवाओ। तो थोड़ा सा सोचते हैं, मैं भी थोड़ा सा फैमिली को समझता हूँ कि हाँ पैसे कहाँ से आते हैं कैसे आते हैं। तो जिसकी वजह से पता चला आनंद कुमार के बारे में, पेपर के कट पीस में देखा तो वो 22,000 में चल रहा था, 22,000 में सुपर 30 के नाम से चल रहा था। सुपर 30 नहीं, एक रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स खुद का चलता है, उसमें बहुत बच्चे होते हैं। मैं एक बैच में 1,000 बच्चे होते हैं, और टीचर के नाम पर वो 4 बैच चलता है वैसा वैसा। तो 4,000 बच्चे। और टीचर कितने हैं? 3। फिजिक्स पढ़ाते हैं सुमन सर, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं राहुल रंजन, और मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं आनंद सर खुद से। तो 3 टीचर, 4,000 स्टूडेंट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं। और नीचे बालू वाला था, वही वाला? नहीं, उसमें बालू नहीं था, वो ईंटा का खरंजा लगा हुआ था, और उसमें एक बेंच लगा हुआ ढेर सारा। हाँ, भूतनाथ भागवत नगर में पानी में बहुत भर जाता। हाँ, पानी भर जाता था। अब नहीं भरता है, अब तो सारे कुछ सही हो गया है भागवत नगर का। लेकिन वैसा सिस्टम, भागवत नगर या भूतनाथ? भूतनाथ से वो रास्ता जो जाता है ना, भागवत नगर को जाता है। अच्छा। तो ऐसा सिस्टम चल रहा था। वहां पर 22,000 लिया गया, लेकिन वहां पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया गया वो तो कोई बोलेगा सब्जेक्ट का 22,000, तीनों सब्जेक्ट का 22,000, इसीलिए तो अट्रैक्ट हो गए। 70 और 22। और एक शॉकिंग बात ये था कि पूरे क्लास में एक बार राहुल रंजन सर बोले थे पटना जिला से कौन कौन है हाथ उठाओ। एक सिंगल बंदा उठाया था, उसका नाम विपुल है, मेरा दोस्त ही है, अभी जॉब कर रहे हैं। वो जेई छोड़ दिए थे। तो पूरे पटना जिला से एक बंदा हाथ उठाया, बाकी अदर जिला से दूर दूर से लोग जो जानकार नहीं है आनंद कुमार के बारे में, वो आते हैं और आ करके सुपर 30 के नाम पर रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में एडमिशन लेते हैं और फंस जाते हैं वहां पर। फंसना नहीं बोलेंगे, लेकिन जेई लैक सॉरी बाद में शायद आप 15 to 17 आपका सेशन? हाँ, 15 to 17 था। हाँ, तो उस समय शायद सिनेरियो बदल गया था। हमारे मैं 8 to 10 था, तो उस समय क्या था, थोड़ा सा बेहतर था। 30 लोगों का अलग बैच था, बाकी वो सिर्फ मैथ पढ़ाते थे, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था। और सिर्फ मैथ का वो एक बैच में 1,000 बच्चे लगभग होते थे, और सिर्फ मैथ का उस समय 6 या 8,000 रुपये लेते थे, और हमें लगता है पढ़ाते थे। देखिए, आनंद कुमार का अगर नॉलेज की बात किया जाए, समझाने का तरीका, मैं आज भी बोलते आया हूँ, समझाने का तरीका बहुत यूनिक है। लेकिन हम पूरे के पूरे साल बैच किए, पूरा साल कंप्लीट किए। मैं मैथमेटिक्स का ऐसा लड़का, सर पढ़ाते थे RS अग्रवाल, कोई अगर जेई का तैयारी कर रहा होगा उसको हंसी आ जाएगा।
भारत तो चक्रवात तो बहुत बेसिक सा बुक है। और मैं शुरू से पढ़ा तो मेरे हम लोग का क्या सिस्टम है ना, गांव से पढ़ने वाले, आपका भी वही होगा, किताब का पहला पेज से स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक जाते हैं। भले दूसरा सब्जेक्ट छूट जाए। मैथमेटिक्स नहीं छूटता था। हाँ, मैंने आर एस अग्रवाल को वहां से वहां तक बनाया, और मैं बहुत खुश था कि मैं बना पूरा समझ में आता था। लेकिन बहुत बेसिक है, जिससे जेई का कोई रिलेशन नहीं है, तो इस प्रकार के दिया गया, जिससे हमको डिसअपॉइंटेड, मतलब बहुत ज्यादा निराश हैं वो टीचर से। और मेरा ही नहीं, उस बैच में जो 4000 बच्चे थे उसमें से 2000 बच्चे के साथ मैं पढ़ा हूँ, मतलब बैच में उस 2000 बच्चे के जो टॉपर थे ना, उसमें से कुछ हमारे दोस्त हैं जानने पहचानने वाले, जो जिनका दूर दूर तक आईआईटी से रिलेशन नहीं। वो तो मैं गलती से आ गया हूँ आईआईटी में, बात का चीज है, लेकिन ये मैं गेट के थ्रू आया हूँ। हाँ, हाँ, तो लोग दावा बहुत करता है, तो बहुत बड़ा माफिया चल ही रहा है कोचिंग में। अभी तो खैर यूपीएससी वाला निकला, ये तो बहुत पहले से चल रहा है, 2006 7 5 से ही चल रहा है। और पटना तो खैर इसमें अव्वल होगा, हमें लगता है सब चीजों में टॉप पे होगा। उसी समय से लोग किसी को लैपटॉप देते हुए हमारे टॉपर है, हमारे टॉपर। बाद में पता चला कि जब अंदर घुस के आप खुद पढ़ेंगे ना, तो पता चला कि कोई निकलता ही नहीं है। वो मैं बहुत जिस सिस्टम जो है बहुत ज्यादा। अच्छा, ये सब इसलिए आए हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 80 85 82 में भी तो आईआईटी का एग्जाम होता होगा, 75 में भी होता होगा। हमारे फादर इन लॉ हैं, वो बोलते हैं 78 में वो लिखे थे ये एग्जाम। उस समय बोलते थे कि 5th से लेकर के 12th तक सारे सिलेबस में होता था, और बिना कोचिंग घर पे बैठ के तैयारी कर। हाँ, तो देखिए कोचिंग का और ट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट अगर आप समझिएगा बढ़िया से, तो मैं बताता हूँ हुआ ये कि टीचर जो है वो अपना धीरे धीरे जो ड्यूटी है वो कम कर दिया। ऐसा कम करने का कारण ये था कि लोग में एक बिना काम किए खाने का क्षमता आ गया था, टेंडेंसी आ गया था, आलसपन आ गया था, जैसे कि अपना ड्यूटी ना निभाना, इसको बोल सकते हैं। पहले लोग ड्यूटी के प्रति जो थे बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं ना, डेडिकेटेड थे। लेकिन जब ड्यूटी के प्रति डेडिकेटेड ना हुए, तो गवर्नमेंट का जो इसका एक बहुत, मतलब क्या बताएं, अगर हिस्ट्री बताएंगे ना तो पूरा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। हुआ ये कि टीचर अपना काम सही से नहीं किया, जिसके वजह से जो स्टूडेंट है वो उसको लगा कि वो क्या करता था ना, पैसा के लालच में थोड़ा सा आकर के वो बोलता, तो उसी स्टूडेंट को बोलता था कि तुम कमजोर हो ना, तुम मेरे घर पर आना। तो पहले था गुरु शिष्य में एक चलता था रिश्ता, जब रिश्ता पैसा में बदल गया, तो उसके बाद वो जो एक्स्ट्रा पूछने का पैसा लेने लगा। और वो जब पैसा लेने लगा, उसको लगा कि यार ये जो पैसा दे रहा है ये तो बहुत बढ़िया है मेरे लिए, तो क्यों ना सबको मोटिवेट करके बुलाया जाए। और वो सिस्टम से वो मैक्सिमम स्टूडेंट को मोटिवेट करके बुलाना स्टार्ट किया। जब एक टीचर जो पहले से इन्वॉल्व था स्टूडेंट के साथ में, वो जब किसी स्टूडेंट को बुलाया, तो बाहर से जो पढ़ा लिखा इंसान है वो देख करके कहा यार ये काम तो हम भी कर सकते हैं। तो वहां से फिर वो एक तरह से मार्केटिंग करने लगा अपने एजुकेशन का, वो प्रोडक्ट बना लिया अपने टीचर को, टीचिंग स्किल को। और उसके बाद बच्चों को बुलाया और बुला करके ट्यूशन पढ़ाया, और वो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ करके कुछ अच्छा, मतलब क्लास में ऐसे हाथ उठाने लगे, या मतलब आगे अच्छा करने लगे, जिसके वजह से एक ट्यूशन का कल्चर स्टार्ट हो गया। जब ट्यूशन का कल्चर स्टार्ट हो गया, तो इसमें बोल सकते हैं टीचर का जो स्टूडेंट जो पढ़ाता था, जिसको जिम्मेदारी दिया गया था पढ़ाने के लिए, उसका ही लैगिंग मान सकते हैं कि वही लैग किया वहां पर। और उसके बाद वो सही से काम ना करने की वजह से वो धीरे धीरे बिल्कुल अपना काम छोड़ दिया। और उसके बाद लोग जो है वो गवर्नमेंट सिस्टम जो है उससे डरने लगा। और डरने के बाद, जैसा कि मैंने पिछले बार थोड़ा देर पहले मैं बताया कि डरने के बाद लोग जो है ना 500 के प्राइवेट स्कूल में, बिना ग्राउंड के प्राइवेट स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलवाना पसंद कर रहा है आज की, मतलब उसके जगह पर कि एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग, स्कूल, ग्राउंड फैसिलिटी सब कुछ होने के बावजूद भी एक ऐसे स्कूल में बच्चों को डाल रहे हैं जहां पर कुछ नहीं है, बस प्राइवेट उसका नाम है। तो इस प्रकार से मानसिकता को चेंज किया गया हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के एजुकेशन में। अच्छा, ये जो कोचिंग वाला सिस्टम है, धंधा जो भी चल रहा है सिर्फ अपने यहाँ। मैं 1 साल नॉर्वे में था, मुझे लगा कि यार हमारा माइंडसेट वही था कि जाएंगे तो वहाँ पे देखते हैं कैसा है, आसपास के उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है। मैं उनका जो लोकल प्राइमरी स्कूल होता है ना, जिसे अपने 5th तक होता है, उसमें मैं विजिट किया। वो लोग कोई कुछ दूसरा नाम, पोस्टर या कुछ बोलता है। वो लोग क्या करता है, जब बच्चा 6 साल 7 साल तक हो जाता है ना, उसको कुछ पढ़ाता बढ़ाता नहीं है। वो लोग फंडामेंटल चीजें सिखाएगा, जैसे लाइन में कैसे लगना है, डिसिप्लिन कैसे रखना है, पेड़ पे कैसे चढ़ना है, एटीएम से पैसा कैसे निकालना है, पासपोर्ट कैसे बनाना है। ये सब चीजें मतलब उनका प्रैक्टिस का पार्ट होता है।
फिर वो लोग को ले जाएगा बाहर, बस में बैठा करके बाहर घुमाने ले जाएगा, छोटे छोटे बच्चों को बकायदा बेड रेस्ट हो करके। यही सब चीजें उनका 7-8 साल तक चलता है। कोई ABCD नहीं, कोई ये सब गया। और लोकल जो उनका लैंग्वेज है उसमें ही पढ़ाता है। इंग्लिश इंग्लिश ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, उनका जो खुद का लैंग्वेज है उस पर वो लोग प्राउड करता है, उनका लोकल लैंग्वेज। हमारे यहाँ के एक बंदा इंग्लिश बोल रहा है, एक अच्छा आदमी बहुत अच्छा हिंदी बोल रहा है, तो उसको इज्जत नहीं देता कि यार। ये चीज तो हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग का कल्चर में डाइवर्सिटी है, तो इसका एक इम्पैक्ट ये भी है, क्योंकि पूरे नॉर्वे का बात किया जाए या किसी अदर कंट्री का बात किया जाए, यूरोपियन कंट्री सबका तो एक ही कल्चर है। हाँ, तो उसमें होता यह है कि जो भी कंट्री में आप जाते हैं, आपको L1 L2 L3 करके एग्जाम होता है। जैसे आप हाँ। जर्मनी में जाओ या किसी और कंट्री में जाओ, तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ता है। हाँ, उनका लोकल लैंग्वेज। हाँ, और लोकल लैंग्वेज में क्लासेस भी चलती हैं, इवन यूनिवर्सिटीज में। यूनिवर्सिटी बता रहे, वही तो हमारे यहाँ के आप एक BHU को छोड़ करके, अब BHU में भी बहुत सारा इंग्लिश आ चुका है। BHU में कुछ एक जिस डिपार्टमेंट में हम थे, फिलोसफी डिपार्टमेंट में, उसका ले लिया जाए, संस्कृत हिंदी डिपार्टमेंट, 4 से 5 डिपार्टमेंट को छोड़ करके सब में इंग्लिश है। तो अगर हमारे यहाँ अगर अगर अपना लैंग्वेज को अगर पकड़ के रखा भी जाए बढ़िया से, तो भी हम लोग को डर लगता है कि आगे का रास्ता बिल्कुल बंद है। हालांकि इसको दोनों तरफ से देखा जाए तो बात ऐसा है कि कुछ नहीं, इंग्लिश सीखने में बुराई नहीं है, आप सीखिए, वो लोग भी सीखता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना लैंग्वेज को छोड़ दिए, उस पर प्राउड मत फील करिए, अपना लैंग्वेज पे प्राउड होना। हमारे यहाँ तो हिंदी हिंदी में मेरा अच्छा है, मेरा हिंदी लैंग्वेज अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको हर जगह आप देख सकते हैं किस तरह से, स्पेशली आप IIT में हैं तो आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, मतलब आना चाहिए आपको। बट हिंदी आ रहा है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है ना, एकेडमिक में आगे बढ़ ही नहीं सकते, चाहे यहाँ का सब। हाँ, स्पेशली इंडिया में तो बहुत चैलेंज। मैं बता रहा हूँ, मैं जेई में अच्छा इसलिए नहीं कर पाया। हम लोग का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं, यहाँ पे मैं PhD में ऑलमोस्ट मैं फाइनल स्टेज में हूँ, और मेरे साथ ऐसे ऐसे यहाँ पे इंसिडेंट हुए हैं कि मैं सरप्राइज रह गया, क्योंकि उन लोगों ने मेरा नॉलेज को छोड़ते हुए मेरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन पे उन्होंने बस कमेंट किया कि हाँ तुम्हारा ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं था, ये गलत था, ये था वो था। वो नहीं देख रहे हैं कि इसका जो, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, हमारा केमिकल का कितना डिटेल नॉलेज है, उसको उन्होंने पूरा कंप्लीटली साइड करके हमारा इंग्लिश पे फोकस करके सारा इसी को बोलते हैं कि इन्होंने लेवल पर काम किया, अंदर कौन सा मटेरियल है इस पर काम ही नहीं कर रहे। तो ये चीजें होता है, मैं भी फेस किया हूँ, हमारा जो इंटरनल चीजें होता है उसमें। बट अभी कंप्लीट नहीं किया हूँ तो मैं ज्यादा इसमें क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि अभी उन्हीं के साथ रहना है अगले 6-8 महीने जो भी है, तो डिग्री मुझे लेना है फाइनल। बट बहुत चैलेंज आया। लेकिन ये जैसा कि आपने बताया ना, मैं स्टोरी लिखता हूँ, तो मैंने एक स्टोरी लिखा है, डर का बिजनेस। उस पूरे स्टोरी में मैं यही बताया हूँ कि आप कहीं भी हो, आपके साथ वो बिजनेस किया जा रहा है। एक बच्चा, जैसे मैं BHU में था, BHU में जिस क्लासरूम में मैं था, उस क्लासरूम का बोर्ड ऐसा था जिस पर 4 लाइन सही से लिख नहीं सकता। मैं जब आवाज उठाया तो मेरे अपने क्लास वाले जो लोग बच्चे हैं ना, वो मेरे को बोलते हैं कि भाई 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 भाई, वो क्योंकि वो डरते हैं कि उनको डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जब आप कोचिंग पढ़ते हो तो टीचर से डरते हो, जब आप स्कूल में रहते हो तो टीचर से डरते हो, जब आप किसी होटल में जाते हो तो उन्हें हर जगह मतलब आप डरते हो, कहीं मेरे कहीं कुछ नहीं मिलता तो बस यही आ जाता है, लोग क्या कहेंगे बस। हाँ, ये भी है, लोग क्या कहेंगे, ये भी एक डर का बिजनेस है। ये लोग ऐसे भी डरते हैं, तो ये पूरा हर जगह पर डर का ही बिजनेस है। इंसान जो है ना, आवाज नहीं उठाता है, उसके साथ कुछ भी हो रहा है वो आवाज नहीं उठाता है। इवन की एक डर होता है, रोड पर कोई गिर गया, हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि डर का बिजनेस है कि हम लेट पहुंचेंगे तो मेरा एग्जाम छूट जाएगा, वो भी एक डर है। तो हर जगह डर का ही बिजनेस है। तो मैं इस पर एक कहा हूँ, जैसा कि सब भैया ने अभी डर की वजह से बहुत कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो इस पर मैंने बोला। हाँ, नहीं, क्योंकि ये तो रियलिटी है ना, अब हमें सरवाइव करना है, इन्हीं के साथ रहना है। तो कभी कभी मुझे होता भी है कि यार IIT मद्रास से बेहतर, क्योंकि मैं IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली वहाँ पे रिस्पेक्टेड था, मैंने जानबूझ करके IIT मद्रास लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ का सिस्टम, मैंने देखा, आया था जब इंटरव्यू वगैरह देने, मुझे बहुत स्मूथ लगा था, लोग बड़े अच्छे लगे थे। तो मुझे लगा कि यार इतने अच्छे लोग, हम लोग हमारे साइड में तो रिलेटिवली हम लोग थोड़ा सा अकड़ जाते हैं, तो मुझे लगा यार इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता।
जब मैं नॉर्वे गया तो मुझे लगा यार ये लोग बहुत बदमाश है। वहाँ इतना स्मूथ कि वहां पे अगर आपको कोई जैसे बोल्ड आवाज में कोई बोल रहा है ना, उसको लोग गलत मानता है। ये जापान में भी ऐसा चीज है, मतलब बहुत से कंट्री। तो उधर गया तो फिर लगा यार ये लोग मेरे साथ कितना अत्याचार किया, मेरे को तो सुबह शाम डांटा इन लोगों ने। तो रिलेटिव टाइम हाँ, कुछ कुछ कंट्री का ऐसा कल्चर है यहाँ पर तो लोग हॉर्न तक नहीं बजाते। बिल्कुल नहीं, हॉर्न बजाना वहाँ पे काइंड ऑफ, हाँ, तो हॉर्न बजाने के बाद सारे लोग घूर के देखने लगे कि हुआ क्या, आखिर में कोई इमरजेंसी है क्या। बिल्कुल नहीं बजा, कभी मैंने हॉर्न नहीं सुना, एकदम शांति, एकदम नेचर का अलग ही। खैर हम लोग डेविएट हो रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम पे वापस आना होगा। हम लोग अब इसको थोड़ा सा ये करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी कोई थीम पर बात करेंगे, क्योंकि ऐसे बात करने में घंटों घंटों निकल जाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम जो मेन मुद्दा है ना वो आ नहीं पाता है। लेकिन इसमें मैं 4 से 5 वीडियो काट काट के बनाऊंगा, ठीक है, 4 से 5 मिनट का। ठीक है, ये तो ऑफ कैमरा डिस्कशन है। ठीक है, मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ, मैं बोल देता हूँ। तो ये रहा, बहुत सारे मैंने टॉपिक पर कवर किया, जैसा कि हमने एजुकेशन सिस्टम को कवर किया, फिर भैया ने नॉर्वे का कंडीशन बताया, फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा आनंद कुमार के बारे में बता दिया। तो ओवरऑल देखा जाए, मैंने प्राइमरी एजुकेशन पर बात किया, फिर किस तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से किस तरह से बच्चे सरकारी से प्राइवेट से सरकारी स्कूल में स्विच करते हैं, मैंने उसका एग्जाम्पल दिया, भैया उसका साक्षी एग्जाम्पल बन गए। तो ये सब सिस्टम है। तो ऐसे ही तो ये सब मैंने टॉपिक कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप भी कुछ भी विचार रखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर, बिहार से रिलेटेड या किसी भी प्रकार के टॉपिक पर, एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और जैसे चाहे वैसे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे चाहे वैसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोबारा से धन्यवाद। ओके, थैंक्स। वो अपना काट लेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। देखिए दिक्कत हमारा है ना कि हम नहीं काटेंगे। इतना लंबा डालिएगा आप? हाँ, कल का वीडियो जो है 1 घंटा